बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MSM मेंटर। मैं हूं आपका टीचर मोहसिन शहजाद मोहसिन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो पिछले कुछ लेक्चर्स थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर थे, जिसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रीवियस क्लास में क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लिया था, तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाती है। ये लाइंस मेरे पास स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। इसका मतलब है कि ये दो मुख्तलिफ चार्जेस की फील्ड लाइंस के बारे में बात की गई है। अब हमने क्योंकि फ्लक्स को समझना है, तो इन फील्ड लाइंस की मदद से हम यहाँ पर फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है। अब फ्लक्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इन फील्ड लाइंस में हम यहाँ पर एक यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं। इस एरिया में से कुछ फील्ड लाइंस पास करें, यानी कि 1 2 3 4 5 फील्ड लाइंस पास करें। इस एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगे हम उसको फ्लक्स का नाम देंगे। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब अगर इस एरिया को, इसका एरिया आपने चेंज नहीं करना, इस एरिया को हम यहां पर रख दें। अब इसके अंदर से गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस है उनकी तादाद पहले से कम हो गई है, यानी अब सिर्फ दो ही फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसका फ्लक्स कम हो गया। पहले इसका फ्लक्स अगर 5 फील्ड लाइंस पास करने की वजह से 5 था, तो अब सिर्फ 2 फील्ड लाइंस पास करने की वजह से इसका 2 हो जाएगा। यानी किसी यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं उसको उसका फ्लक्स कहते हैं। अब फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं किसी यूनिट एरिया से, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। क्योंकि अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपने फोकस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो फ्लक्स ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फ्लो। अब यहां पर भी तो हम फ्लो की ही बात कर रहे हैं ना, कि किसी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा है, उसको हम उसका फ्लक्स कहेंगे। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। तो किसी भी यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं हम उसका स्पेसिफिक उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इसको। अब इसका जो सिंबल होता है इसको एक ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फाई। ये जो सिंबल है इसको हम फाई बोलेंगे। इसको ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे जैसे थीटा में यू लाइन होती है तो इस सर्कल के अंदर सीधी लाइन होती है, इसको फ्लक्स कहते हैं। तो ये इसकी मदद से हम फ्लक्स को शो करते हैं। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ना है, तो यहाँ सबस्क्रिप्ट के अंदर हम छोटा सा ई भी लिखेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर इसका फार्मूला हम देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो ये फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में यानी कि क्लास 11 में आपने फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी कॉस थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी। तो यानी cos थीटा की जगह पर हम यहाँ पर एक डॉट लगा सकते हैं और ये दोनों फिर वेक्टर बन जाएंगे। तो ये भी तो वही सिचुएशन बन रही है ना यहाँ पर। अगर हम इस पॉइंट पर देखें यहाँ पर, तो ये भी सेम सिचुएशन बन रही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें जो cos थीटा उसको खत्म कर देंगे, तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये ई और ए क्या है। लेकिन थीटा तो हमारे पास बेसिकली क्या चीज होती है, यहाँ पर जो थीटा हम लिखते हैं वो ई और ए के दरमियान में बनने वाला एंगल होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले से हम एक और डेफिनेशन भी इसकी बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो फिर एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन रही है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड द वेक्टर एरिया ए। ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पर दो लिखी हैं जिनका मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है, अब इनको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना इतना मुश्किल नहीं है। इसके बारे में हमने पहले भी अच्छी खासी डिस्कशन की है कि किसी भी चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर मौजूद होता है और उसकी इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये बातें हमने पहले डिस्कस की हुई। ये जो है यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये बच्चों एरिया नहीं होता, सिंपल एरिया नहीं होता कि हम कहें कि ये एरिया किसी चीज का। एरिया हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और यहाँ पर देखें तो मैंने ऊपर एक एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया वैसे स्केलर है, तो फिर ये कौन सा एरिया जिसके ऊपर हमने वेक्टर का साइन लगाया, तो ये बेसिकली हमारे पास वेक्टर एरिया होता है।
अब अगर हम इसको मजीद आगे समझना चाहते हैं तो फिर हमारे पास वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम आगे इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे वेक्टर एरिया के ऊपर। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक शेप कंसीडर करता हूँ। हमारे पास ये क्यूबिकल शेप है जिसकी 6 साइड्स हैं। अभी यानी इसके ये फ्रंट साइड है 1 है, 2 ऊपर वाली, ये 3 साइड वाली, इसकी ये वाली साइड जो 4 होगी, नीचे वाली 5 और एक पीछे की तरफ भी होगी वो 6 होगी। इस तरह से इसकी 6 साइड बनती है। अभी यहाँ पर मैं क्या करना है, जो बिल्कुल फ्रंट वाली साइड है उसको मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। मैं अगर इसका एरिया फाइंड करना चाहता हूं तो मैं इससे पहले इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको देखूंगा कि यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो टोटल वो 3 मीटर है, और अगर इसकी मैं हाइट की बात करूं तो ये हाइट भी इसकी कितनी है, 3 मीटर है। तो मैंने अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ये फॉर्मूला होता है, या दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 9 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसका एरिया लिखते हैं और एरिया 9 मीटर स्क्वायर आ रहा है। बच्चों ये जो एरिया हमने फाइंड किया है ना, इस एरिया को हम सरफेस एरिया कहते हैं। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ये याद रखिएगा, सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसकी जो शेप है इसको चेंज कर दें, यानी ये सामने आपको सरफेस सामने खड़ी हुई नजर आ रही है, तो अगर हम इसको जमीन के सरफेस के ऊपर रख दें इसको, तो फिर ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन यहीं से इसी सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें। अब ये जो नॉर्मल होता है ये इस सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनाता है। यानी एक ऐसी लाइन जो कि सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाए, उस लाइन को हम नॉर्मल या फिर हम वेक्टर एरिया कहते हैं। तो जो फॉर्मूले के अंदर जो कि फॉर्मूला हमारे पास है phi इज इक्वल टू E डॉट ए, और यहां पर जो ये वाला ए है ये बेसिकली हमारे पास ये सरफेस एरिया नहीं है बल्कि ये वाला वेक्टर एरिया है। और ये वेक्टर एरिया कहां पर होगा, उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि 90 के एंगल पर होगा। अब ये देखिए हमने एक वेक्टर तो बना दिया, ये भी हमें पता चला कि ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है और एंगल भी इसका 90 डिग्री है। अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, ये एरो उसके बता रहे डायरेक्शन को, लेकिन फिर इसकी मैग्नीट्यूड हमने कितनी रखनी होती है। मैग्नीट्यूड जो होती है ना बच्चों, वो हमारे पास इसके इस सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। अब क्योंकि ये वही सरफेस है ना, और इसका हमने सरफेस एरिया कितना फाइंड किया, 9 मीटर स्क्वायर, तो फिर यहां पर जो हम नॉर्मल यानी कि वेक्टर एरिया बनाएंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास 9 ही होगी। तो ये रहा हमारे पास कॉन्सेप्ट वेक्टर एरिया का। यानी हमारे पास जो फ्लक्स के अंदर एरिया लिखा होता है वो बेसिकली हमारे पास सरफेस एरिया नहीं होता बल्कि वेक्टर एरिया होता है। अब हम आगे जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे या जो भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, मुख्तलिफ केसेस पढ़ेंगे, हम हर जगह पर वेक्टर एरिया को देखेंगे। तो अगर हम देखें तो मैं जब कभी भी वेक्टर एरिया की बात करूंगा इसको समझना बड़ा आसान होगा। वेक्टर एरिया किसी भी सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल होता है। अब मैं वापस इसी पहली डायग्राम के ऊपर आऊं तो यहां पर हम इसके सारे वेक्टर एरिया बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इस साइड का जो वेक्टर एरिया होगा वो ऐसे होगा। अगर मैं इस ऊपर वाली साइड की बात करूं तो इसका वेक्टर एरिया यहां पर होगा। अगर साइड वाले की बात करूंगा इसका वेक्टर एरिया इधर होगा। तो कोई भी सरफेस जिसके ऊपर एक ऐसी लाइन जो कि उस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए उसको हम वेक्टर एरिया कहते हैं, जैसे कि यहां पर वेक्टर एरिया हमने बनाया है। तो यहां से फिर हम वेक्टर एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है, इट इज एन एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अ सरफेस एरिया ए ऑफ द एलिमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू दिस एरिया। ये हमारे पास जो वेक्टर एरिया होता है ये किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है यानी कि 90 के एंगल पर होता है, और इसकी जो लेंथ या मैग्नीट्यूड होती है उसके सरफेस एरिया के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट था वेक्टर एरिया का। अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है वो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखते हैं कि ये हमने जो यूनिट है ये कैसे बनाया, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है, E डॉट ए के इक्वल होता है। तो पहले तो हम E को देखते हैं कि ये क्या होता है। E है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये होती है कि किसी भी चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो यहाँ पर E किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम के इक्वल आ जाएगा।
ये हमने फाइंड कर लिया। फिर हम बात करते हैं इस एरिया की, तो एरिया हमें पता है मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ई की जगह पर हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलम और एरिया की जगह पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो इस यूनिट को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। अब समझते हैं इसकी डिपेंडेंस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन फैक्टर पर डिपेंड करता है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ से मुराद है कि कितनी फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास कर रही हैं। दूसरा है एरिया ऑफ द सरफेस, कि जिस सरफेस में से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसका यूनिट एरिया कितना है। तीसरे नंबर पर है ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर एरिया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वेक्टर एरिया की जो ओरिएंटेशन, उसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से कौन सी है। तो ये चीजें अब आगे हम केसेस पढ़ेंगे, ये तीनों डिपेंडेंस आपको वहां पर समझ आएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये डिपेंडेंस जो लिखी है, इधर अगर आप गौर करें तो मैंने लिखा है फ्लैट सरफेस, यानी कि हम ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है ई ए कॉस थीटा, या फिर मैंने इसको फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए लिखा है, ये फ्लक्स हमारे पास एक फ्लैट सरफेस के लिए होता है। अब हम इसके मुख्तलिफ केसेस पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ 3 केसेस डिस्कस किए गए, उनको पढ़ेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास किसी भी सरफेस में से जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम कब होता है। अब इसमें सबसे पहले तो इसको पढ़ें, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, फ्लक्स मैक्सिमम कब हो सकता है। When the surface is held perpendicular to the field lines, then the vector area become parallel to the field lines and flux is maximum। ये जो चीजें हैं ना यहाँ पर परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करती हैं, लेकिन आपने जरा इस डायग्राम से इसको गौर से समझना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पर जो मैंने ये सरफेस बनाई है, इस सरफेस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा है, यानी कि सरफेस को परपेंडिकुलर रखा है, उसके सामने मैंने परपेंडिकुलर रखा है। ये जो पूरा आपके पास सरफेस है, अगर इसका आप एंगल बनाते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ तो 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फील्ड लाइंस के सामने सरफेस को परपेंडिकुलर रखा है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से इसका फ्लक्स फाइंड करना चाहेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई है, तो फ्लक्स फाइंड करना चाहेंगे तो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। अब गौर से देखें तो इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रही है। अब अगर किसी यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं वही उसका फ्लक्स होता है। तो इसमें से जितनी भी फील्ड लाइंस आ रही हैं वो सारी पास कर रही हैं, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। डायग्राम से तो हमें ये चीज नजर आ रही है, तो क्योंकि अब हमारे पास एक फार्मूला भी है इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम इसके फार्मूले की मदद से भी इसको प्रूव करते हैं। तो फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास ई डॉट ए होता है। अगर मैं डॉट को खत्म करता हूं यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर कॉज लिखना होगा, तो ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है ये क्या होता है, एंगल। अब हमने यहाँ पर एंगल कौन सा पुट करना है, सवाल ये है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर, तो बच्चे समझेंगे कि शायद परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। लेकिन ध्यान करने वाली बात ये है कि ये जो एंगल होता है थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया के दरमियान में होता है। तो हम इस सरफेस का वेक्टर एरिया ढूंढेंगे भाई कहां पर है। और वेक्टर एरिया मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर समझाया है कि किसी सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है वो वेक्टर होता है, जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो ब्लैक से मैंने एरो बनाया ये सरफेस का वेक्टर एरिया है ए। अब बच्चों अगर आप देखें तो ई और ए की सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन होने का मतलब होता है कि दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर जो कॉस थीटा में जो थीटा पुट करना होता है वो ई और ए के दरमियान बनने वाला एंगल पुट करना होता है, और इस केस में ई और ए के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे और जो कॉस 0 होता है हमारे पास 0 डिग्री वो 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्लक्स का आंसर आएगा वो ई ए के इक्वल होगा, जिसको हम मैक्सिमम फ्लक्स कहेंगे। तो यूं हमें देखने में तो पता चल रहा था कि इस सरफेस में से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो इसका फ्लक्स भी मैक्सिमम है, लेकिन हमने इसको अब मैथमेटिकल फॉर्मूले से ही इसको प्रूव कर लिया है जो कि हमारे पास मौजूद था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि देखते हैं कि फ्लक्स मिनिमम कब होता है। तो फ्लक्स मिनिमम कब होगा, when the surface is held parallel to a field lines then the vector area become perpendicular to the field lines and flux is minimum। अब ये जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात पढ़ी थी उसी का बिल्कुल उलट है। पहले हमने क्या कर दिया था, सरफेस को परपेंडिकुलर रखा था फील्ड लाइंस के। अब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो कि पहले थी।
लेकिन अब की बार हमने क्या कर दिया, अब की बार हमने उस सरफेस को ऐसे रख दिया है, पैरेलल रख दिया। तो यहां से अगर हम फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं इसका, तो E डॉट ए होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू, तो यहां से अगर हम देखें तो ये बनेगा ई ए कॉस थीटा। तो फिर यहां पर थीटा कौन सा पुट करना है, फिर से वही बात कि थीटा तो क्या होना चाहिए, ई और ए के दरमियान में बनने वाला एंगल होना चाहिए। ई की डायरेक्शन तो आपको यहां पे नजर आ रही है, ये वाली डायरेक्शन है ई की। तो फिर ए क्या चीज है, ये तो हमारे पास वेक्टर एरिया है, और वेक्टर एरिया किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस का वेक्टर एरिया जो कि यहां पर नजर आ रहा है आपको, यहां पर एंगल 90 डिग्री बना रहा है, वो ये। अब अगर आप ई और ए के दरमियान में एंगल देखें तो आपको एंगल 90 डिग्री नजर आ रहा है, यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका मतलब है अब यहां पर हम 90 डिग्री पुट करेंगे। अगर मैं यहां पर 90 डिग्री पुट करता हूं तो cos 90 जीरो होता है। अब जीरो को ई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। क्या मतलब हुआ, फ्लक्स जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि इस सरफेस में से फील्ड लाइंस नहीं पास करें। तो बच्चों जब हम इस सरफेस को फील्ड लाइंस के सामने ऐसे पैरेलल रख देंगे तो इसमें से फील्ड लाइंस नहीं पास करेंगे, ये हमें देखने से भी पता चल रहा है। तो जब किसी सरफेस में से फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहे तो फिर उसका फ्लक्स भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स वही होता है कि किसी यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब इस यूनिट एरिया में से फील्ड लाइंस नहीं पास कर रही, तो इस वजह से इसका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या फिर मैं कहूंगा कि मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा। मिनिमम हम इस वजह से कहते हैं कि जरूरी नहीं कि कोई एक फील्ड लाइन भी पास ना करे, हो सकता है कोई एक आध पास करे, लेकिन जितनी हम परपेंडिकुलर रखने से फील्ड लाइंस को पास करवाते हैं उतनी नहीं होती, इसी वजह से इसको हम मिनिमम कहते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब हमारे पास इंक्लाइंड फ्लक्स की बात करें। अब इंक्लाइंड का क्या मतलब होगा, when vector area makes an angle theta with the field lines, then we have to find the projection of the vector area which is parallel to the field lines। अब ये कंडीशन ऐसी है कि पहले तो हमने सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया था, दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया था, सरफेस को पैरेलल रख दिया था। अब अगर हम क्या करें, सरफेस को ना परपेंडिकुलर रखें ना पैरेलल रखें, बल्कि उनके दरमियान में किसी एंगल पर रख दें, तो यानी कि डायग्राम हमारे पास ऐसे होगी कि वेक्टर एरिया अब की बार हम ऐसे रख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा भी नहीं है और ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे पैरेलल भी नहीं है, बल्कि ये किसी एंगल पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अब भी वही है पहले की तरह। तो यहां पर देख लें कि जो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, मैक्सिमम फ्लक्स जितनी भी पास नहीं कर रही और मिनिमम जितनी भी नहीं कर रही, बल्कि उन दोनों के दरमियान में, यानी कि ये अगर मैं इस सरफेस को देखूं तो इसका वेक्टर एरिया यहां पर बनेगा ऊपर की तरफ। तो अगर वेक्टर एरिया को फील्ड लाइंस के साथ देखें तो यहां पर कोई एक एंगल बन रहा है। अब की बार ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, इस एंगल का हमें नहीं पता, पहले पता होता था। पहले ये पता होता था कि अगर सरफेस हमारे पास सामने रखी हुई सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर होगी तो फिर जो इसका एरिया जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। अगर हम ऐसे रख देंगे तो फिर उसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। लेकिन अब दरमियान वाली सिचुएशन आ गई। अब ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं पता होता कि इसका एरिया क्या है, इसका एंगल क्या है, तो वो कोई भी एंगल हो सकता है जो कि हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम इसका प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, यानी वेक्टर एरिया से हमें परपेंडिकुलर स्पीड लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं इसके, ठीक है। तो ये बनेगा, एक ये साइन थीटा बनता है और एक कॉस थीटा बनता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो उसके वही होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होता है, यानी कि ए कॉस थीटा होगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे ई डॉट ए, और यहाँ पर जो ए होगा ये कौन सा होगा, ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंक्लाइंड फ्लक्स के बारे में बात हमने की है कि जब हमारे पास जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर भी ना हो और पैरेलल भी ना हो, बल्कि उसके दरमियान में किसी सिचुएशन पर हो, तो फिर हम फ्लक्स को इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।